हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज हम अपना फिजिक्स का पोर्शन शुरू करने वाले हैं। तो ये आपके फिजिक्स सेक्शन का पहला वीडियो है। चैप्टर 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है ना। प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के बारे में और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। अब इस चैप्टर का इंट्रो हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको किन किन टॉपिक्स को कवर करने हैं। उसमें से फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो प्रकाश है ना, लाइट। तो हम इसमें पढ़ेंगे लाइट क्या होता है, और फिर उसके बाद लाइट इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना, प्रकाश के गुण क्या क्या है, उस प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश के गुण में ये भी एक है कि प्रकाश जो होता है वो परावर्तित होता है, किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से, किसी भी सतह से टकरा कर फिर वो उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, एक हमारे पास कांच का एक गोला होगा, उस गोले का एक साइड से हम छोटा सा हिस्सा काट के निकाल लेंगे और वो जो छोटा सा हिस्सा होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब इसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। एक हमारे पास समतल दर्पण होता है जो कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, और जो गोलीय दर्पण होता है वो ऐसा होता है और ये एक गोले से काट के निकाला गया होता है, इसीलिए इसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। अब गोला अगर है तो गोले में केंद्र होगा, गोले की त्रिज्या होगी, गोले का कर्वेचर होगा है ना, वक्रता, मतलब वो कितना कर्ड है, कितना झुका हुआ है, जो उसका मुड़ाव है। वक्रता का मतलब यही होता है कि जो उसका मुड़ाव है ये वो कम है या ज्यादा है। अगर वक्रता, तो वक्रता की हम त्रिज्या निकालेंगे, उस गोले की जो त्रिज्या होगी। ये होते हैं स्फेरिकल मिरर्स है ना। दो तरह के होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। फिर उसके बाद आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन जब आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ज्यामिति होती है, निर्देशांक ज्यामिति, वहां पे हम क्या करते हैं, बीच में बिल्कुल जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं वो होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु से दाईं तरफ जाने पर, मतलब उधर होता है प्लस एक्स अक्ष और उसका उल्टा होता है माइनस एक्स अक्ष, और फिर मूल बिंदु से ऊपर प्लस वाई होता है और मूल बिंदु से नीचे माइनस वाई होता है। तो जब हम चिन्ह परिपाटी देखते हैं दर्पण का, तो हम उस दर्पण को मूल बिंदु पे रखते हैं, और मूल बिंदु से अगर हम इस तरफ जा रहे होंगे तो वो माइनस दूरी नापी जाएगी, मूल बिंदु के उस तरफ प्लस दूरी नापी जाएगी, और फिर ऐसे ही ऊपर प्लस होगा और मूल बिंदु से नीचे माइनस होगा। तो ये होता है चिन्ह परिपाटी। फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा। अब गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह से बनता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण सूत्र, और उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है और जो वस्तु होता है, वस्तु से प्रतिबिंब या तो बड़ा बनेगा या तो छोटा बनेगा। तो जितने गुना बनेगा है ना, अगर हो सकता है आधा गुना बन जाए उसका, या हो सकता है 2 गुना बन जाए, तो इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं आवर्धन। मतलब वो कितना बड़ा बन रहा है या कितना, उसके कितने गुना बन रहा है। तो आवर्धन का मतलब गुना से ही होता है। फिर उसके बाद है यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो चुका है, तो ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब परावर्तन हमने पढ़ लिया, अब अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में देखना है क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी ऐसी सतह पे टकराता है जो कि पारदर्शी होता है, किसी पारदर्शी माध्यम से टकराएगा, तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक जो प्रकाश की किरण होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर कर रही होती है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है। तो इसमें कुछ बदलाव आते हैं ना, उसका कोण कुछ बदलता है, कई सारे चेंजेस आते हैं। तो उसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन में कुछ टर्म्स आते हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, जिसको हम अपवर्तनांक बोलते हैं।
तो ये अपवर्तनांक क्या होता है ना। तो अपवर्तनांक दो माध्यमों के परिप्रेक्ष्य में निकाला जाता है, दोनों के सापेक्ष निकाला जाता है। फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब अपवर्तन, अब जो लेंस होते हैं ना, जैसे ये भी क्या है, एक लेंस है, और कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो दृष्टि दोष होता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो उनको करेक्ट करने के लिए लेंसेज हम यूज करते हैं। तो वो कुछ ऐसे लेंसेज आते हैं जो डायरेक्ट आप आंखों में पहन सकते हैं, आंख के अंदर, मतलब इस कॉर्निया के ऊपर लग जाएगा, या फिर आप ग्लासेस का यूज कर सकते हैं। अब ये जो है, ये अवतल लेंस है ना, कॉन्केव लेंस है। तो ये जो नजर में सुधार होता है उसके लिए यूज किया जाता है। नजर का किया जा सकता है, नजरिए का नहीं, तो इसलिए थोड़ी सी रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज है ना। तो अब प्रकाश की किरण जब आती है तो ये क्या हुआ, यहां तक वायु होगा, तो ये एक दूसरा माध्यम है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मिरर है ना, एक मतलब लेंस है। दर्पण और लेंस, दर्पण क्या करता है, परावर्तन करता है, और लेंस क्या करता है, अपवर्तन करता है। तो वो प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा मोड़ देता है। अब जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो मुड़ती हैं, तो उसी का यूज करके है ना चश्मे और ये सब बनाए जाते हैं। लेंसेज भी उसी पे काम करता है। फिर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अब हमने यहां पे पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, मतलब गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और यहां पे पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, है ना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस तरह से बनते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है दोनों में। फिर उसके बाद लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, जैसे यहां पे पढ़ा था मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, वैसे ही लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, मतलब लेंस का सूत्र पढ़ेंगे और उसका आवर्धन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पावर ऑफ ए लेंस, कि एक दर्पण की क्षमता क्या होती है ना, एक दर्पण की नहीं, सॉरी, लेंस की क्षमता, है ना, लेंस की क्षमता, और उसका मात्रक क्या होता है और क्षमता क्या होती है, इन सबके। ये पूरा चैप्टर का इंट्रो रहा। इस चैप्टर में जो हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। तो ये सारे टॉपिक्स हमको पहले चैप्टर में कवर करने हैं। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो लाइट के बारे में है कि ये होता क्या है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो कि इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। लाइट एक बहुत लंबी रेंज होती है, हमको जो दिखाई पड़ता है वो एक छोटी सी रेंज ही हम देख पाते हैं, जिसकी वेवलेंथ 7000 से 4000 या 7200 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और इसी में हम पूरी दुनिया को इसी रेंज में देखते हैं। इससे ऊपर भी बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं और उससे नीचे भी होते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते हैं उनको। तो प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। मतलब इसकी ये निर्वात में चल सकता है, और इसकी जो चाल होती है निर्वात में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब एक सेकेंड में लगभग वो 3 लाख किलोमीटर कवर कर लेता है। प्रकाश की जो चाल होती है एक सेकेंड में 3 लाख के आसपास वो चलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब सूर्य से जितनी भी रेडिएशन निकलती है वो एक बहुत बड़ी रेंज होती है, जिनमें से हमारे क्या क्या होते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, वायलेट, इंफ्रारेड और रेडियो वेव, है ना। ये 6 तरह के इंफ्रारेड होते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देखना, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। लेकिन रेडिएशन और इनकी एनर्जी का मतलब किस तरफ से किस तरफ बढ़ती है, और इनकी जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है, वो किधर से किधर जाने पे घटती या बढ़ती है, उसके बारे में हम देखते हैं। अब जो इसमें पहला रेडिएशन हमको मिलता है वो हम इस तरफ से चलना शुरू करते हैं। तो पहला मिलता है गामा रेज।
और फिर उसके बाद एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव। माइक्रोवेव और फिर उसके बाद रेडियो वेव। है ना। गामा रे, हिंदी में गामा रे ही बोलते हैं, गामा किरणें। फिर एक्स किरणें, है ना, जिनसे टूटी हुई हड्डियों का हम पता लगाते हैं, एक्स रेज होती हैं। फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट, इसको हम पराबैंगनी किरण बोलते हैं ना, पराबैंगनी किरणें। फिर विजिबल, जो दृश्य प्रकाश होता है, जो हम देख सकते हैं, वो आता है। और वही 7 कलर जो वहां पे दिखाया गया है, हमारे देखने की जो रेंज है वो वही 7 कलर ही हैं। उसी में हम उस कलर के अलावा और कुछ भी नहीं देखते। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है, फिर व्हाइट और ब्लैक क्या होता है? तो यहाँ पे जब सारे लाइट मिक्स हो जाते हैं एक ही में, तो वो सफेद कलर बन जाता है ना, व्हाइट कलर बन जाता है। जैसे सनलाइट जब आती है, धूप जब आती है, तो वो सफेद होती है और उसमें सारे कलर मिक्स होते हैं। जब उसको कभी इंद्रधनुष बनता है या जब प्रिज्म से उसका कलर डिस्पर्जन होता है उसमें, तो वो साथ में अलग अलग बट जाता है। तो वो जो सब कलर को मिक्स कर दिया जाएगा तो वो होता है व्हाइट। और किसी भी कलर का या किसी लाइट का जो एब्सेंस होता है, मतलब कोई कलर ही ना हो, वो होता है ब्लैक। तो यहाँ पे बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम सारे कलर को मिला दें तो क्या वो व्हाइट हो जाएगा? व्हाइट नहीं, सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है, हम कलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात लाइट की कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। कलर मतलब सारे कलर की लाइट होनी चाहिए, वो व्हाइट होगा, कलर नहीं व्हाइट होगा जो पेंट करने के लिए है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं। और किसी भी कलर का ना होना वो होता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर ब्लैक कलर की लाइट, तो जब रात होती है तो कोई प्रकाश नहीं होता, तो कैसा दिखता है? काला ही दिखता है। तो ये डिफरेंस है। मतलब लाइट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, चैप्टर ही लाइट है, तो लाइट के रेफरेंस में ही बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है इंफ्रारेड। अब जो विजिबल रेंज होती है हमारी, वो इसमें जो कलर्स आते हैं वो विबग्योर, है ना, ये उसका अरेंजमेंट, मतलब ये 7 कलर होते हैं विजिबल रेंज में। और इन 7 के अलावा और कोई कलर हमको दिखाई नहीं पड़ता, है ना। रेड होगा, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। अब रेड के बाद, है ना, मतलब अगर इसको इस तरह लिखे, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट आया, तो थोड़ा रेंज यही होता है। लेकिन अगर हम इधर से चल रहे हैं तो लिखते हैं उसको पहले। ये यहाँ पे क्या होगा, वॉयलेट होगा। वॉयलेट के जो ऊपर आता है ना, इसी के ऊपर ये आ रहा है, तो ये अल्ट्रावायलेट होता है ना, मतलब उसके पहले आ रहा है। उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य के बारे में हम किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। 9th में एक चैप्टर हमको वेव मिलेगा, साउंड और वेव, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है? वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं। जब एक कोई तरंग चलती है तो इस तरंग की जो लंबाई होती है यहां से लेकर के यहां तक, इसी को हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं और इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होती है वेवलेंथ या फिर तरंगदैर्घ्य। तो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है तरंगदैर्घ्य, वो वॉयलेट की होती है, बैगनी की, और सबसे ज्यादा रेड की होती है। जो हम देख सकते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, मतलब विजिबल रेंज में सबसे ज्यादा रेड की होती है वेवलेंथ और सबसे कम वॉयलेट की होती है। इसकी होती है 3900, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा, या फिर 4000 आपको देखने को मिल जाएगा एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। अब वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तो बहुत छोटी दूरी को हम मीटर में नहीं नापेंगे, है ना। छत की लंबाई नापी जाती है, तो हम बसखारी की दूरी, मतलब एक कोई डेस्टिनेशन है उसकी दूरी नापेंगे,
किलोमीटर में, सेंटीमीटर में नहीं बताएंगे। लेकिन अगर कॉपी पे एक लाइन ड्रॉ करनी है हमको तो उसको सेंटीमीटर में नापेंगे, उसको किलोमीटर में नहीं नापेंगे। तो जो वेव्स होते हैं ना, जो लाइट वेव के फॉर्म में चलता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, तो उसको हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एक मीटर का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है ना, 10 to the power 10, मतलब इतने मीटर, इतने एंगस्ट्रॉम होते हैं 1 मीटर में, है ना, तो बहुत छोटा होता है। और 10 लाख तो नहीं बोलेंगे, और भी ज्यादा होता है ना, मतलब और छोटा हिस्सा होता है। तो ये होता है वेवलेंथ। और फिर विजिबल के बाद क्या आता है? रेड। इसका जो वेवलेंथ होता है वो 7200 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 3900 होता है बैंगनी का, और लाल जो रंग होता है उसका होता है 7200 एंगस्ट्रॉम। फिर उसके बाद आते हैं माइक्रोवेव, तो ये भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव ओवन्स भी आते हैं ना, जो हीट मतलब किसी चीज को गर्म रखने के काम आते हैं। फिर उसके बाद आता है रेडियो वेव, है ना। इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है ना, मतलब आप मान लीजिए कि काफी बड़ी होती है ना। तो जो हम जो मैसेजेस ट्रांसफर किए जाते हैं ना, ये जो टावर और जो भी ट्रांसमिशन होता है चीजों का या इंफॉर्मेशन का, वो रेडियो वेव से ही होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना। मतलब एक चक्कर में मारेगा पूरा 3 से 4 मीटर या और भी ज्यादा ये कवर कर ले जाएगा, उससे भी ज्यादा। तो काफी बड़ी डिस्टेंस कवर करने के लिए रेडियो वेव का हम यूज करते हैं ना। तो ये जो अब हमको बस इतने के बारे में पढ़ना है, इतने के बारे में ही पढ़ना है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो किस तरह से होती हैं, तो वो विजिबल में आता है। और जो हमारे फिजिक्स के 2 चैप्टर हैं, है ना, एक सोर्स ऑफ एनर्जी को अगर छोड़ दिया जाए तो वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी भी फिजिक्स में ही इंक्लूड किया जाएगा। तो कुल मिला के फिजिक्स के क्लास 10th में हमारे 5 चैप्टर हो जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दूसरा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और फिर उसके बाद ऊर्जा के स्रोत, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये 5 चैप्टर्स हैं। अब प्रकाश के बारे में हमने देख लिया, है ना। अब प्रकाश की डेफिनेशन अगर हमको लिखनी है तो क्या लिखेंगे कि प्रकाश क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जो चीजों को देखने में हमारी मदद करता है, और किसी भी वस्तु पे पढ़कर वो हमारी आंखों में आता है, जिसकी वजह से वो चीज हमको दिखाई पड़ती है। तो प्रकाश खुद नहीं दिखाई पड़ता है, ये हमको चीजों को दिखाता है। और चाल कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती है, इससे ज्यादा होती है थोड़ी सी, है ना, 3,84,000 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश। अब प्रकाश के गुण के बारे में, तो एक गुण तो हमने देखा कि प्रकाश क्या होता है, किसी भी शाइनी सरफेस है ना, किसी भी पॉलिशदार सतह से जब टकराएगा तो वापस आएगा, इसको बोलते हैं परावर्तन, है ना। अब प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, तो उसमें गुण में क्या होगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, और यही वजह होती है जो परछाई बनती है। छाया, ये जो परछाई का बनना है, ये प्रूफ करता है कि जो प्रकाश चलता है वो एक सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश परावर्तन प्रदर्शित करता है, अपवर्तन प्रदर्शित करता है, इसका विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण होता है, मतलब 7 अलग अलग कलर में ये बंट जाता है। और व्यतिकरण, विवर्तन, बस सुन लीजिए, इसका काम अभी 10th में नहीं है। व्यतिकरण, विवर्तन, और जिसको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये सब भी शो करता है। और प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, निर्वात में चल सकता है। और अगर किसी माध्यम में चलना होता है तो उसकी चाल निर्वात से थोड़ी कम हो जाती है। और ये 3-4 इसके गुण हैं प्रकाश के। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो जब कोई भी लाइट रे, है ना, जब कोई प्रकाश की किरण, एक हमारे पास एक कोई पॉलिश्ड सरफेस है, और मतलब मान लेते हैं कि एक मिरर है, और इस
मिरर पे एक लाइट रे क्या होती है, आएगी, टकरा के फिर वापस इसी माध्यम में आ जाएगी। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पे आगे इसके लॉज भी हमको पढ़ने होंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हमको डेफिनेशन लिखनी है तो क्या मतलब परावर्तन की अगर हमको परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। When a any ray of light falls on any object, whether it is polished or smooth, light ray from that object bounces back in the same medium. This is known as reflection of light, है ना। ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब यहां पे इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे या आपतित किरण, है ना, मतलब आ रही है तो आपतित किरण। और यहां पे क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण, है ना। तो आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। और इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ पे कोण एक बन रहा है आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कोण आर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, आपतन कोण होता है ये वाला, जहां पे इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं जो दर्पण के परपेंडिकुलर होता है, इसको अभिलंब बोलते हैं ना, नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलेंगे। और इसको ये जो आई कोण है इसको बोलेंगे आपतन कोण, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये कुछ रूल्स फॉलो करता है, कुछ नियम, और उन नियमों को देखेंगे कि वो नियम क्या क्या होते हैं। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि ये जो आपतन कोण होता है ना, प्रकाश परावर्तन के नियम भी इसी में देख लेते हैं। तो प्रकाश परावर्तन का जो पहला नियम है वो क्या है कि ये जो आपतन कोण होता है ना, कोण आई बराबर होता है कोण आर के, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, आपतन बिंदु बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहला नियम, कोण आई कोण आर के बराबर होता है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence lie in the same plane। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहां पे, at the point of incidence lie on the same plane, है ना। तो ये होता है दूसरा नियम कि क्या लिखेंगे, आपतन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह होता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। अब इस प्रकाश का हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। अब परावर्तन समतल दर्पण से भी होता है और गोलीय दर्पणों से भी होता है ना। तो एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन प्रकाश का जो परावर्तन समतल दर्पण से किस तरह से होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है, तो कुछ गुण होते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के। उसमें क्या करता है, ये लेटरली, है ना, मतलब उसका जो लेटरली इन्वर्टेड कर देता है किसी भी इमेज को। जो समतल दर्पण होता है, उत्तल और अवतल भी करते हैं, लेटरली इन्वर्टेड
करने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट को, है ना, राइट बताता है और राइट को लेफ्ट बताता है। ये मतलब इमेज की एक विशेषता होती है जो दर्पण में बनता है। मतलब अगर आपका दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ, तो वो उसमें बायां दिखाएगा, और बायां हाथ है तो उसको दाहिना दिखाएगा। इसी को बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड कर देना, है ना, ये होता है। तो दर्पण जो भी इमेज बनाता है वो उसको लिटरली इन्वर्टेड करता है। अब देख लेते हैं कि जो समतल दर्पण होता है वो उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब मतलब उसके गुण क्या क्या होते हैं। हाँ, एक चीज और, प्रतिबिंब दो तरह का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसको रियल इमेज हम बोलते हैं, और एक आभासी प्रतिबिंब होता है जिसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना, तो पहले इमेज ही देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। वस्तु का मतलब जो जिसका भी प्रतिबिंब बनना है वो वस्तु होता है। कुछ बातें याद रखनी है प्रतिबिंब के बारे में, वो क्या क्या होता है। एक तो इमेजेस के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। दो तरह का होगा प्रतिबिंब, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल और वर्चुअल की कुछ खूबियां होती हैं। क्या खूबियां होती हैं? किसको हम रियल बोलते हैं और किसको वर्चुअल बोलते हैं। तो रियल का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में ये चीज हमेशा याद रखनी कि वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। तो क्या प्रॉपर्टी होगी? पहला, ये ऑलवेज इन्वर्टेड, है ना, हमेशा उल्टा ही बनेगा। अगर वस्तु इस तरह से रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसा बनेगा। छोटा बड़ा बन सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा उल्टा ही होगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी बात हो रही है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। वर्चुअल हमेशा सीधा बनता है, ऑलवेज इरेक्ट, है ना। मतलब अगर वस्तु इस तरह से रखी है तो इसका सर इसी तरफ होगा और पैर इस तरफ होगा। जो वर्चुअल, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। रियल इमेज को हम पर्दे पर नहीं, रियल इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमको एक स्क्रीन पे मिल जाएगा, लेकिन वर्चुअल स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। वर्चुअल होता है जो प्रतिबिंब हम दर्पण में देखते हैं, वो समतल दर्पण में वो वर्चुअल ही होता है, वो आभासी होता है, और ये पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ये क्या होता है? कैन बी अचीव ऑन स्क्रीन और कैन नॉट बी अचीव ऑन स्क्रीन। मतलब पर्दे पर इसको प्राप्त किया जा सकता है और इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ये होता है रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस, है ना। कैन नॉट बी अचीव ऑन स्क्रीन। अब और इमेज मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटे और बड़े तो बनते रहते हैं, मतलब वर्चुअल और रियल। लेकिन ये दो चीजें याद रखनी है, रियल में हमेशा उल्टा बनेगा और पर्दे पर इसको प्राप्त किया जा सकता है रियल को। वर्चुअल जो होगा आभासी, वो हमेशा उल्टा बनता है और हमेशा सीधा बनता है, सॉरी उल्टा नहीं, हमेशा सीधा बनता है और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये डिफरेंसेस होते हैं रियल और वर्चुअल में। अब मिरर से जो इमेज बनता है ना, पहले हम प्लेन मिरर का देखेंगे जो समतल दर्पण होता है, फिर उसके बाद गोलीय दर्पण के बारे में हमको पढ़ना है। तो कुछ स्थितियां होती हैं, विशेष स्थितियां होती है, लेकिन समतल दर्पण में बस एक ही स्थिति होती है और वो हमेशा एक ही जैसा इमेज भी बनता है। वो किस तरह से बनता है? तो वो कुछ ऐसा बनता है। ये टॉपिक क्या होने वाला है हमारा? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो वो कैसा बनता है हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारे पास एक समतल दर्पण है। अब इमेजिन करिए कि
आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे या कोई मिरर है, कोई दर्पण है, समतल दर्पण, और यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ से कोई टॉर्च जल रही है इस यहाँ पे, तो प्रकाश की जो किरण होगी वो आएगी, दर्पण से टकराएगी और फिर हमारी आंखों में आएगी, तो यहां से आके इधर आई। हमको लगेगा क्या? ये नहीं लगेगा कि जो टॉर्च जल रहा है वो यहां से जल रहा है, बल्कि ये हम यहां पे खड़े तो हमको लगेगा जो टॉर्च जल रहा है वो यहां पे जल रहा है कहीं। तो ये कैसे लगता है उसका हम रे डायग्राम एक बनाते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक प्लेन मिरर है, अब यहां पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और हम इसको देख कहां से रहे हैं? देख रहे हैं हम यहां से। तो ये ऑब्जेक्ट हमको कहां पे दिखेगा? कुछ हद तक यहां पे दिखेगा। अब वो दिखता कहां पे? वो देखते हैं क्यों वहां पे दिखता है, कैसे? तो यहां से क्या होगा, चीजें हमको दिखाई कैसे देती हैं? जो प्रकाश की किरण उसमें पड़ती है, जब वो हमारी आंखों में प्रवेश करती है तब चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं। तो इस पे जो प्रकाश पड़ा होगा वो क्या होगा? वो इधर आएगा, अगर आंख इधर घुमाएंगे तो डायरेक्ट आंख में भी आएगा और दिखाई पड़ेगा हाँ चीज यहाँ पे रखी है। लेकिन अब अगर शीशे में हम उसको देख रहे हैं तो प्रकाश की किरण आएगी यहाँ पे टकरा के, फिर ये आंखों में प्रवेश कर जाएगी और अगला वाला कुछ इस तरह से होगा, ऐसा। और ये ऑब्जेक्ट हमको दिखाई कहां पे पड़ेगा? तो प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पे, लेकिन दिखाई हमको कहां पे पड़ेगा? यहाँ पे हम जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये लाइट रे हमको लगेगा कहां से? क्योंकि इमेज जो बन रही है वो आभासी बन रही है, तो ये लगेगा हमको कि ये जो लाइट रे आ रही है वो यहां कहीं से आ रही है। और ये डॉटेड से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जहां पे कहीं कट करेगा यहां पे हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा, है ना? तो यहां पे ऑब्जेक्ट होगा हमारा और यहां पे इमेज होगा और यहां पे हम देख रहे होंगे। तो ये तरीका होता है प्लेन मिरर में इमेज के बनने का। ऑब्जेक्ट यहां पे है, प्रकाश की किरण आएगी, मिरर से टकराएगी और टकरा के हमारी आंखों में प्रवेश करेगी। हमको क्या महसूस होगा कि ये जो प्रकाश की किरण आ रही है वो यहां से आ रही है, यहीं पे दिखता है हमको, है ना? तो ये तरीका होता है प्रतिबिंब के बनने का समतल दर्पण में। कुछ इसके गुण, अब इसको तो हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, तो पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे, है ना? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। इसके कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं जो समतल दर्पण बनाता है? तो एक तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु जितनी दूरी पर होती है दर्पण से उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनता है। मतलब अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने 5 मीटर दूरी पे खड़े हैं तो हमको क्या लगेगा कि दर्पण के अंदर भी हम 5 मीटर दूर हैं। तो ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। और क्या? लिटरली इन्वर्टेड कर देता है ना? मतलब उसको दाहिने को बाएं कर देता है और बाएं को दायां कर देता है, ये एक विशेषता हो गई। और आभासी प्रतिबिंब बनाता है ना? तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या लिखेंगे? पहला कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है ना, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। दूसरा, जो वस्तु की दूरी होती है दर्पण से वही प्रतिबिंब की दूरी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और उसको मतलब लेटरली इन्वर्टेड कर देगा, मतलब दाएं को बाएं और बाएं को दाएं कर देगा। ये प्रॉपर्टीज होती हैं समतल दर्पण से इमेज के बनने में। फिर इसके बाद हमको
स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है ना, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण होता क्या है, इमेजिन करिए एक स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्यों बोलते हैं इसको, एक गोला हम एज्यूम करते हैं, है ना, और इस गोले का एक छोटा सा हिस्सा है ना, मतलब साइड से काट के निकाल लेते हैं। तो ये जो साइड से कट के निकला हुआ हिस्सा होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, जैसा नीचे उसके दिख रहा है। तो इस हिस्से को हम दो तरह से पेंट मतलब पॉलिश कर सकते हैं। एक तो अंदर से पॉलिश कर सकते हैं और एक बाहर से पॉलिश कर सकते हैं। इस दो आधार पर दो तरह के दर्पण बनते हैं। और अगर हम बाहर से पॉलिश कर दे रहे हैं तो चेहरा हमको अंदर की तरफ दिखेगा, अंदर से पॉलिश कर दे रहे हैं तो चेहरा हमको बाहर की तरफ दिखेगा, है ना। तो जब इधर पॉलिश किया जाता है तो ये जो बनता, अब चेहरा इधर दिखेगा, तो ये इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अभी थोड़ा सा याद रखने में कभी कभार दिक्कत आ जाती है ना, जब हम खासतौर से पहली बार पढ़ रहे होते हैं तब। तो अगर इधर से पॉलिश कर दिया गया है तो इधर इमेज मतलब रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा और इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और अगर इधर से पॉलिश कर दिया गया है तब मतलब बाहर उठे वाले हिस्से से, तब इमेज इधर से बनेगा और इसको बोलेंगे कॉन्केव मिरर। तो इस तरह से होता है। दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं पॉलिश करने के बाद, एक कॉन्वेक्स होता है कॉन्केव और दूसरा कॉन्वेक्स। इसमें हमको कॉन्केव में 6 स्थितियों के बारे में पढ़ना है और कॉन्केव में कॉन्वेक्स में एक ही स्थिति होती है ना। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब चिन्ह परिपाटी हम इंट्रो में देख चुके हैं क्या होता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, ये जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना। ये सरफेस जब पॉलिश कर दिया गया तो अब की बार तो इमेज इधर से बनेगा, है ना। और जैसे चम्मच होता है ना, चम्मच को हम सीधा करके अगर देख रहे हैं ऐसा तो चेहरा उल्टा दिखता है। मतलब ऐसा यहाँ पे अपना फोटो अगर देख रहे हो चम्मच में रखा हो, घर पे लाके देख लो तो दिखेगा कैसा, चेहरा लगेगा कि उल्टा लटके हुए हो। तो उल्टा बन रहा है, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसा है, जो इमेज बन रहा है, ये अभी बताया था कि रियल इमेज जो बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। तो अगर उल्टा लटके दिख रहा है इसका मतलब जो इमेज है वो रियल है ना। तो ये अवतल दर्पण, और यहाँ पे फोकस और वक्रता केंद्र, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। और ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है। ये क्या याद रखना है इसमें, यहां पे जो पॉलिश सरफेस है ना, आउटर सरफेस पॉलिश्ड, तो क्या होगा, कॉन्केव मिरर होगा। और यहां पे इनर सरफेस पॉलिश्ड। अब यहां पे इनर सरफेस पॉलिश्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे, है ना, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा हमारा। ठीक है, याद कैसे रखेंगे फिर इसको, तो याद रखने के लिए एक तरीका हम ढूंढ सकते हैं, जो VI, वोडाफोन और आइडिया, है ना, दोनों मर्ज हो गए हैं तो क्या बना, VI बना। I का मतलब इनर सरफेस से अगर इमेज फॉर्मेशन होगा, है ना, मतलब इनर सरफेस अगर पॉलिश्ड है, इनर सरफेस पॉलिश्ड है तो V, कॉन्वेक्स V, है ना। तो
कॉन्वेक्स है तो वी आई याद रख लेते हैं। इनर सरफेस पॉलिश्ड होगा तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, और बाकी जो बचा वो कॉनकेव हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये दो तरह के मिरर्स होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इनसे हमको इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें हम 6 पोजीशन देखेंगे ऑब्जेक्ट की। इसमें बस एक ही, बुक में 2 बना के उसको दिया होगा, लेकिन वो एक ही होता है। और उसके लिए एक बड़ा सा टेबल, और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि हाँ ये किस तरह से कैसे कैसे बनते हैं। हाँ, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स पे किस तरह से होता है ना। मतलब रिफ्लेक्शन जो मिरर से हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है, मतलब क्या चीजें वो फॉलो करता है। वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही एक तरह से हो जाएगा। लेकिन जो रे डायग्राम बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है। रे डायग्राम किसको बोलते हैं, तो जो रे चलती हैं वो किस तरह से जाती हैं और फिर कैसे उनका रिफ्लेक्शन होता है। और जब कोई रे पास होती है फोकस से और कोई रे पास होती है किसी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इन सब के बारे में उसके पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है। और सेम वही चीज यहाँ पे भी होता है कि ये कौन सा पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है ना। तो जो एफ दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फोकस। डेफिनेशन अभी इसकी मिलेगी हमको, फोकस। और फिर सी जो है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहीं पे हम देख लेते हैं उनकी डेफिनेशन भी। फिर यहाँ पे हमको पोल मिलेगा, ये और यहाँ पे। तो कॉनकेव ही लेके चलते हैं, दोनों में लगभग सिमिलर होता है। पहला जो पॉइंट हमको मिलता है वो मिलता है क्या, पोल। पोल क्या होता है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो हमको मिरर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, उसका जो सेंटर होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट जो होता है, वो होता है पोल। उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो पोल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टिंग मिडिल पॉइंट, है ना, और सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, है ना। डेफिनेशन दी गई है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिडिल पॉइंट और सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। उसके बाद आता है फोकस। फोकस क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन पहले देख लेते हैं किस तरह से होता है मिरर्स में। तो हम एग्जांपल कॉनकेव का ही लेते हैं। 3 बातें याद रखनी है इसके लिए। पहला क्या, इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है ना, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो हमेशा फोकस से होके गुजरती है। पहली बात ये याद रखनी है। रे डायग्राम बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। क्या याद रखना है कि कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके पास हो जाती है। ये पहली बात याद रखनी। दूसरी बात ये कि जो भी लाइट रे फोकस से होके जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगा, है ना। पैरेलल आ रही है, फोकस से होके जाएगी। जो लाइट रे फोकस से होके जाएगा, चाहे ऐसे या फिर ऐसे, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। इस मिरर में भी और इस मिरर में भी। और थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसमें, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में वो लाइट रे जाके मिल नहीं रही होती हैं, तो डिफरेंसेस आते हैं थोड़े से। लेकिन ये बात याद रखनी है, अभी जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। और उसके बाद एक ये कि
जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने रास्ते से फिर वापस चला जाएगा, मतलब जैसे गया था वैसे वापस हो जाएगा। तो 3 चीजें याद रखनी है। पहला कौन सा? पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो कहां से जाएगा? फिर फोकस से जाएगा, ठीक है। दूसरा, फोकस से जाएगा तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चला जाएगा, चलिए अच्छी बात है। तीसरा तो भूल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर था शायद, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तीसरा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो अपने ही पाथ से फिर वापस चला जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव, मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और फिर उसके बाद 6 पोजीशन पढ़नी है। 6 पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फिर उनके बाद उसको इमेज को देखेंगे कहां कहां पे बन रहा है। फिर उसके बाद कॉन्वेक्स में एक ही है, दिया 2 गया है बुक में, लेकिन है एक ही। तो शुरू करते हैं यहां से, कॉनकेव मिरर से, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम, ये जो अभी बताई, ये 3 चीजें याद रखेंगी तो रे डायग्राम सबका बन जाएगा, और तीनों चीजें अगर भूल गई तो नहीं बनेगा। वही तीनों जो अभी बताएं, फिर से रिवाइज कर लो कौन से तीनों। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर ये होता है, ठीक है। रे डायग्राम हम वही तीनों बातें याद रखेंगे और उसी से रे डायग्राम हम खींचेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पे? इनफाइनाइट पे, मतलब बहुत दूर रखा गया है, और हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, है ना। तो उसमें जो फर्स्ट आता है एट इन्फिनिटी, तब इमेज कहां पे बनेगा, और इमेज की साइज क्या होगी, और इमेज का नेचर कैसा होगा। 3 चीजें हमको निकालनी रहेंगी। इमेज की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन, साइज और नेचर। न्यूमेरिकल में हमको ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं, तो वो हम फार्मूला, मिरर फार्मूला लगा के कर लेते हैं, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए हमको ये जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो पोजीशन है वो है एट इंफिनिटी। तो ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये 6 स्थितियां हमको मिलने वाली हैं। तो पहला जो दिख रहा है ना, पहला होता है एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट की स्थिति की बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट के पोजीशन की, तो जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, एट इंफिनिटी, तो जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, वो फोकस पे बनेगा। अब जैसा दिख रहा है कि लाइट रे आएगी, टकराने के बाद फोकस से होके जाएगी, तो जितनी भी लाइट रे आ रही होंगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो टकराने के बाद कहां से जाएंगी, वो सारी की सारी जाएंगी फोकस से। और जब फोकस से जाएंगी तो जहां पे लाइट रेज कट करती हैं वहीं पे इमेज बन जाता है। तो जहां पे कट कर रही हैं वहां पे बनेगा इमेज। तो अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इन्फिनिटी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे होगा, फोकस, जो पॉइंट एफ था। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा लग रहा है मिस हो रहा है, जो डेफिनेशन थी फोकस की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की और पोल की, ये थोड़ी सी चीज छूट गई है। तो
पहले उसी को हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्या होता है। बस सुनना ही है इसके बारे में क्या होता है। ये पॉइंट होता है पोल, है ना, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है वो होता है पोल, और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज जहां से पास होती हैं वो होता है फोकस। तो डेफिनेशन अगर हमको लिखनी है कि फोकस क्या होता है, तो द लाइट रे coming coming parallel to the principal axis passes through which point, that point is called focus, है ना। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से सब किसी एक पॉइंट से ही जाएंगे और उसी पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अब हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये जो मिरर होता है ये एक गोले का हिस्सा होता है, एक गोले का हिस्सा है, तो उस गोले का सेंटर भी होगा, उसका सेंटर मान लेते हैं ये, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिप्रेजेंट किया जाएगा सी से, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ से। फिर आता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस यहां से यहां तक होती है। तो इसका मतलब सी से लेकर के एफ तक भी एफ ही होता है, और इस पूरी डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस है तो आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ। अब यहाँ पे हमको ये पता चला कि सी एफ जो है वो एफ आर पी एफ के बराबर है ना, इसका मतलब सी एफ इक्वल टू पी एफ। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको एक रिलेशन मिलेगा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, जो कि सारे मतलब न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। तो सी एफ इक्वल टू पी एफ हो गया, ठीक है। सीपी इक्वल टू क्या होगा, सी एफ प्लस पी एफ। सीपी जो होगा वो सी एफ प्लस पी एफ होगा, ठीक है। सी एफ तो पी एफ के बराबर है, तो सी एफ की जगह पे हम पी एफ लिख सकते हैं। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ और प्लस इधर पी एफ तो है ही, तो सीपी ही तो आर है, तो आर लिख दिया। पी एफ है एफ प्लस एफ, तो यहां पे फिर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f। तो आर इक्वल टू 2f है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। ये रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो ये इसके डेफिनेशंस हो गए, है ना। मतलब फोकल लेंथ क्या होती है, तो पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, पोल से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं, और पोल से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं जहां से लाइट रेज पास होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसकी खास बात ये होती है कि ये जहां जो भी लाइट रेज यहां से जाएंगी वो फिर से अपने रास्ते से वापस लौट जाती हैं। तो ये चीजें याद रखने के बाद जो 6 स्थितियां होती हैं वो और थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो अब उन 6 स्थितियों के बारे में देखते हैं। रे डायग्राम खींचा इसी तरीके से जाएगा सबका, और 6 स्थितियां पहली होगी, हम क्या करेंगे, बिल्कुल पहले अनंत पे रखेंगे, बिल्कुल इनफाइनाइट पे, और फिर धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, पोल की तरफ लाते चले जाएंगे, है ना। तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, फोकस और पोल के बीच में। तो ये स्थिति थोड़ी सी अलग होती है, बाकी स्थितियां सेम होती हैं। इमेज का साइज जो होता है वो छोटे से बड़ा होता चला जाता है। और एक लास्ट स्थिति ऐसी आती है जिसमें कॉन्केव में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, बाकी सब में रियल ही बनता है। तो अब देखते हैं कैसे बनता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इसमें हमको 6 स्थितियां मिलेंगी, है ना, जिसमें से हम इन्फिनिटी से लेकर के धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को इधर लाते लाते हम कहां तक लाएंगे, पोल्स तक लाएंगे। तो जो उसमें पहली स्थिति होती है ना, पहली स्थिति में हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इनफाइनाइट पे रखते हैं ना, अनंत पर रखते हैं। तो
जो फर्स्ट पहली स्थिति बनेगी दिख रहा है, तो वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद यहां पे हम देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, और साइज ऑफ इमेज, और फिर उसके बाद नेचर ऑफ इमेज। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पोल के पास लाते जाते हैं तो ये चीजें बदलती रहती हैं। उसमें पहली स्थिति है इंफिनिटी पे, है ना, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट इंफिनिटी। मतलब जब चीजें अनंत पर रखी हों, वस्तु जब अनंत पर रखी हो तब उसका रे डायग्राम उस तरह बनता है, और जो पोजीशन होती है इमेज की वो होती है फोकस पे, एट फोकस। और साइज क्या होती है, तो बहुत ही छोटी साइज होती है, बिल्कुल पॉइंट साइज का, है ना, तो हाईली डिमिनिश्ड, है ना, मतलब बहुत छोटा हो जाता है, और पॉइंट साइज्ड, है ना, तो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड, काफी छोटा बनेगा। और नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, अब इमेज जो बन रही है वो इसी तरफ बन रही है, और कैसी दिख रही है, मतलब उल्टी बनती है ना, उल्टा मतलब कि इन्वर्टेड। तो जब इन्वर्टेड बन रहा है तो रियल होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये नेचर होता है इमेज का जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है एट इन्फिनिटी। ये पहली पोजीशन हुई और ये उसका रे डायग्राम है। दूसरा, अब क्या करते हैं, अब इन्फिनिटी था, अब हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से थोड़ा सा और पास ले आते हैं। तो थोड़ा सा और पास लाने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये मिरर है ये, और यहाँ पे ये पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सी, और इससे बहुत दूर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो अब ये जो पोजीशन होगी इन्फिनिटी से थोड़ा सा और पास आने की, उसको हम बोलेंगे बियॉन्ड सी। ये सी होता है, ये एफ होता है, और ये पी होता है, तो उसको हम बोलेंगे बियॉन्ड सी। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा बदल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी हो जाएगा। है ना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। और जो पोजीशन होगी इमेज की वो अभी फोकस पे था, फोकस से थोड़ा सा और इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कहां पे, फोकस से थोड़ा सा इधर शिफ्ट होने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा, है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। डिमिनिश्ड नहीं, बल्कि इसको भी अभी स्मॉल आगे लिखेंगे। तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, है ना, मतलब इमेज जो हुआ फोकस पे था, फोकस से और यहां पे कहीं बनने लगेगा, सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो स्मॉल होगा। स्मॉल का मतलब ऑब्जेक्ट जितना होगा उससे छोटा दिखेगा। और इस पोजीशन का वो रे डायग्राम है ना, जहां पे रेस कट करती है वहां पे इमेज बनती है, तो सी और एफ के बीच में कट कर रही है, और इसीलिए वहां पे बिटवीन सी एंड एफ। अब उसके बाद वाली जो स्थिति आती है, अब हमने देखा पहला इनफाइनाइट पे, दूसरा बियॉन्ड सी, अब तीसरा हम सी पे लाके ही रख देते हैं। तो अब की बार जो होगा वो एट सी, और इस स्थिति में भी रियल और इन्वर्टेड ही बनता है। अब एट सी, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, और बिल्कुल यहां पे ऑब्जेक्ट होगा और उसी के बिल्कुल नीचे इमेज बनेगा।
अब जब उसी के नीचे बन रहा है तो ये बराबर होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वही हाइट इमेज की भी होगी। तो इसी पे ये पोजीशन बनती है ना, ये ऑब्जेक्ट होता है और ये इमेज होता है, बिल्कुल इस तरह से। और अब अगर एकदम बिल्कुल नीचे बन रहा है तो इक्वल साइज में होता है और रियल और इन्वर्टेड रहता ही है। तो एट सी कहां पे बनेगा, ये भी कहां पे बनेगा, एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, है ना, सेम होगा या इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के, और रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा। अब सी तक आ चुका है, अब अगला पोजीशन फिर क्या होगा, तो सी से और थोड़ा सा खिसकाएंगे, तो सी से जब और खिसकाएंगे तो ये सी और एफ के बीच में आ जाएगा। तो अब की बार जो हमारा पोजीशन होगा, पांचवी स्थिति जो बनती है ना, फिफ्थ पोजीशन, वो क्या बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। अब जब अगर सी और एफ के बीच में बन रहा है तो अब हमको याद होगा कि जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड सी बनेगा, है ना, क्योंकि इमेज धीरे धीरे फोकस पे बना, फिर सी और एफ के बीच में बना, फिर सी पे बना। अब क्या होगा, सी के उस पार चला जाएगा और उसको हम बोलते हैं बियॉन्ड सी, है ना, मतलब सी के उस पार, सी के पार। और साइज ऑफ इमेज क्या होगी, अभी तक क्या थी, छोटी थी ना, और सी पे क्या हुआ, बराबर हो गया। तो अब सी के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर, इनलार्ज, है ना, मतलब वस्तु की लंबाई से बड़ा बनेगा अब प्रतिबिंब, और रियल और इन्वर्टेड ही होगा। अब तो ये हमारी चार स्थितियां हुई। पांचवी स्थिति क्या होती है, सी और एफ के बीच में आ चुका है और बियॉन्ड सी बन चुका। पांचवी स्थिति में हम एफ पे ही रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा एट इसका बिटवीन सी एंड एफ के बीच का जो रे डायग्राम है वो दिया गया है। अब अगला जो ये पांचवी जो स्थिति होगी वो होगा एट एफ। मतलब अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया, फोकस पे ही रखा गया है, और अब की बार जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो एट इन्फिनिटी। और साइज ऑफ इमेज क्या होगी, हाईली इनलार्ज, काफी ज्यादा बड़ा बनेगा और रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। तो ये पांच स्थितियां होती हैं जब कॉन्केव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। एक स्थिति लास्ट में बच जाती है जो फोकस और पोल के बीच में होता है। यहां पे इमेज जो बनता है, नेचर ऑफ इमेज वो उल्टा हो जाता है, वहां पे वर्चुअल इमेज बनने लगता है और वो उसका रे डायग्राम और लास्ट जो हमको याद रखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, है ना, मतलब पोल और फोकस के बीच में होगा। तो कहां पे बनेगा, जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो इनलार्ज्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा ही बनेगा। और नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो अब की बार वर्चुअल होगा, और अगर वर्चुअल है तो फिर कैसा होगा, इरेक्ट होगा, क्योंकि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट ही बनता है। तो ये कॉन्केव मिरर की 6 स्थितियां रही, 6 के ये 6 वाली है, 6 के करस्पॉन्डिंग यहां पे हमने नेचर देखा, है ना। 5 तक तो वो रियल और इन्वर्टेड बनता है, 6वें वाले में वर्चुअल और इरेक्ट हो जाता है, और बाकी साइज, इमेज की साइज को देखा और इमेज की पोजीशन को भी देखा कि वो कहां कहां पे बनता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, हम इनफाइनाइट से धीरे धीरे इस तरफ लाते चले जाते हैं
और इमेज जो होता है वो धीरे धीरे फोकस से फिर उस तरफ शिफ्ट होता चला जाता है। लास्ट में जब आता है तो वो इसी तरफ बनता है। ये कॉन्केव मिरर का है। इसका टेबल अभी आपको दिखाया जाएगा। कॉन्केव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उसका टेबल कुछ दिया गया है ना। तो ये जो अभी जो बातें हुई यहाँ पे उसकी एक तरह से वो समरी है कि ये मतलब 6 पोजीशन होती हैं और इसी के करस्पॉन्डिंग इमेजेस बनती हैं। न्यूमेरिकल में ये चीजें थोड़ी सी हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। अब अगला है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अभी आगे लेंस का भी मिलेगा। तो इमेज फॉर्मेशन बाय एक ही है, बुक में 2 बनाया गया है। अब एक ही वो कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पोल, फोकस होगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे, वक्रता केंद्र C, फोकस F, पोल P। वस्तु कहीं पे भी रखी जाए, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। ये बात याद रखनी है कि वस्तु कहीं पे भी, लेकिन किसमें, उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु कहीं पे भी रखी जाए, प्रतिबिंब हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। अगर वस्तु इनफाइनाइट पे रख दी गई है तो जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा, है ना। तो बुक में क्या दिया गया है, बुक में 2 स्थितियां ऐसी दी गई हैं कि जब इनफाइनाइट पे रखेगा तो बताया गया है कि कहां पे बनेगा, आके फोकस पे बनेगा। और जब इनफाइनाइट से थोड़ा सा और इस तरफ लाते हैं, मतलब कहीं इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी, तो फोकस और पोल के बीच में कहीं पे भी बनेगा। और क्या याद रखना है इसमें, ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। और अगर वर्चुअल बनाएगा तो हमेशा इरेक्ट ही बनाएगा। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और हमेशा स्मॉल होगा साइज में। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उससे छोटा ही इमेज बनाएगा और हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनाएगा। कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम एग्जांपल देखें तो ये जो रियर व्यू होता है, रियर व्यू मिरर होता है बाइक में, कार में, है ना। बाइक में आप अगर उसमें अपना चेहरा देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा छोटा दिखाता है और उस पर लिखा भी होता है कि जो चीजें आप इस मिरर में देख रहे हैं वो जितनी बड़ी वो है उससे छोटी दिखाई पड़ रही हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक बड़े एरिया को एक छोटे से एरिया में दिखाता है, क्योंकि बनावट इसकी ऐसी होती है। तो यहीं पे हम अगर कंपेयर करें एक कॉन्वेक्स मिरर का और एक प्लेन मिरर का, तो अगर यहाँ पे ये दोनों की हाइट, ये दोनों सेम है तो ये इतना एरिया कवर करेगा, इतना एरिया। और ये जो प्लेन मिरर होगा ये इसके सामने वाला एरिया ही कवर करेगा, इतना और इतना। तो इतने में जो चीजें आएंगी उसी को दिखाएगा ये, और ये जो करेगा इतने में जो चीजें आएंगी उसी को दिखाएगा। तो उतने में जो चीजें आ रही हैं उसको दिखाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, चीजों को छोटा करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इमेज बनता है वो इसमें स्मॉल बनता है। 2 पोजीशन टेबल में दिया, रे डायग्राम उसका बिल्कुल सिंपल सा होता है, कहीं से भी लाइट रे आएगी, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर तो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, लेकिन हमको लगेगा कि ये जो लाइट रे आ रही है वो इस पॉइंट से आ रही है जिसको हम फोकस बोलते हैं। और सेम वही चीज होता है, अगर इधर से आ रही है तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसको लगेगा कि हम यहां से लाइट रेज आ रही हैं और यहीं पे इमेज बन जाता है। और जैसे थोड़ा सा और पास आता है तो फिर इमेजेस पोल और फोकस के बीच में बनने लगते हैं। ये स्थितियां होती हैं कॉन्वेक्स मिरर की। और अब इसके बाद आता है एक टॉपिक हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज में। इसी के हेल्प से हम दो चीजें हमको दी गई रहती है और तीसरी निकालते हैं। तो देखते हैं क्या होता है वो मिरर फार्मूला। वन बाय एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। f क्या होता है? f होता है फोकल लेंथ, v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज और u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल्स जो हमको मिलेंगे तो यहां पे अब कॉन्वेक्स, कॉनकेव और इनकी साइन कन्वेंशन ज्यादा जरूरी होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि वहीं पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम कॉनकेव मिरर देखते हैं और कॉन्वेक्स देखते हैं। अब साइन कन्वेंशन में हमने देखा था कि ये जो मिरर रखा जाता है, ये रखा जाता है कोऑर्डिनेट के बिल्कुल एकदम सेंटर पे। तो यहां से इस पॉइंट से इस तरफ जो होगा वो नेगेटिव में नपेगा और इस पॉइंट के उस तरफ जो होगा वो पॉजिटिव में नपेगा, और सिमिलरली ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो जब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो तो इधर नपेगी f, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। और u हमेशा, चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, u हमेशा नेगेटिव होगा। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट उस तरह से लिया जाएगा कि इमेज जो बन रही है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है या फिर बिहाइंड द मिरर बन रही है। अगर मिरर के पीछे बन रही है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, मिरर के आगे बन रही है तो नेगेटिव लिया जाएगा, है ना। और उन 6 स्थितियों में से कोई एक स्थिति ही रहती है इमेज के बनने की। और कॉन्वेक्स में तो थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि हमेशा पीछे ही बनता है। तो कॉन्वेक्स में तो v हमेशा प्लस ही लिया जाएगा क्योंकि हमेशा पीछे ही बनता है। लेकिन यहां पे हमको देखना पड़ेगा कि लास्ट वाली कंडीशन तो नहीं है। अगर लास्ट वाली है तो v होगा पॉजिटिव। अगर शुरुआत के 5 वाले हैं ना, जो टेबल में दिख रहा है, अगर वो शुरू के 5 वाले हैं तो v भी हमारा नेगेटिव होगा। और अगर लास्ट वाली कंडीशन है तो v पॉजिटिव होगा। और कॉन्वेक्स में v हमेशा ही पॉजिटिव होगा। f की बात कर लेते हैं। कॉनकेव है, f नपेगा इस तरफ तो ये होगा नेगेटिव। कॉन्वेक्स की बात करेंगे, इस तरफ नपेगा तो f होगा पॉजिटिव। तो ये u, v और f जो फॉर्मूले में लगाए जाते हैं, कब पॉजिटिव होता है, कब हम पॉजिटिव साइन रखते हैं, कब नेगेटिव साइन रखते हैं, तो वो इसी हिसाब से रखते हैं। और प्लस माइनस में ही गलती होती है इसमें ज्यादातर। फिर उसके बाद मिरर फार्मूला के बाद, ये मिरर फार्मूला का पूरा हो गया। इसके बाद आता है एक मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? कोई भी इमेज जो बना है, जो दिया गया है, वो उस ऑब्जेक्ट का कितने गुना है ना। हम देख रहे हैं कि इमेज छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं। तो जो दिया गया ऑब्जेक्ट है उससे वो कितना बड़ा है, कितने गुना है, उससे हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। तो अगला यही हमारा टॉपिक होने वाला है, मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है? m से रिप्रेजेंट किया जाता है। m इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम h डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे, और फिर उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम h से दिखा देंगे, हाइट ऑफ इमेज। अब कितने गुना है? एग्जाम्पल हम एक लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का मार्कर है, इसकी जो इमेज बनती है वो 10 सेंटीमीटर बनती है।
तो कितने गुना बना, 5 का ये है और 10 सेंटीमीटर का इमेज बन रहा है, तो 2 गुना बना। इसका मतलब हमको 10 में डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, 10/5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 आया वही होगा मैग्निफिकेशन। इसका मतलब हमको जो इमेज की साइज आई है उसमें डिवाइड करना पड़ा किससे, ऑब्जेक्ट की साइज से, तो आ गया मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ द इमेज h' हम मान लेते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h मान लेते हैं, तो यहां से हमारा मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। जो इमेज की साइज होती है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट रखा कहां पे गया है। इनफाइनाइट पे रखा जाता है तो बहुत छोटा बनता है, और इधर लाते चले जाते हैं तो इमेज की साइज बढ़ती चली जाती है। तो अगर डिपेंडेंट है तो इसमें भी एक रिलेशन मिलेगा हमको। तो ये जो m होता है, m इक्वल टू h' होता है, और यही बराबर होता है v/u के, बल्कि -v/u के। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। v और u यही सेम चीजें हैं, और v कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है वो भी हमको पता है। इसके बारे में हम एक बार और डिटेल में और अच्छे से देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तब, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल सॉल्व के ये सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिख पाएंगे कि ये प्लस कब लिया जा रहा है, माइनस कब लिया जा रहा है। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे हम, तो वहां पे हम चीजों की वैल्यू को रख रहे होंगे, और तब वहां पे चीजें थोड़े और ज्यादा क्लियर होंगी। अभी ये चीज आपको याद रखनी है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन होता है कि इमेज कितने गुना है ऑब्जेक्ट का, ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। और मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f होता है फोकल लेंथ, v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और f इक्वल टू r/2 ये हमने शुरुआत में ही देख लिया था। ये मिरर के सारे क्वेश्चन इसी पे लगने हैं। मिरर तक का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, मतलब रिफ्लेक्शन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रिफ्रैक्शन के साथ। यहाँ पे रिफ्लेक्शन खत्म, रिफ्रैक्शन के साथ मिलेंगे, और उसमें हम रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, और फिर लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, और फिर पावर ऑफ लेंस, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई फीडबैक देना चाहें तो आपके फीडबैक का वेलकम है, और अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।